Dubey and welcome to Chemistry Concept. Okay, so today we gonna continue national income जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमने लास्ट क्लास में 2 एग्रीगेट्स कंप्लीट कर लिए थे और वो 2 एग्रीगेट्स कौन से कंप्लीट किए थे हमने जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी। और मैंने आपको बताया था कि हमारे नेशनल इनकम में टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, 8 एग्रीगेट्स में से हमने 2 एग्रीगेट कंप्लीट कर लिए है ना। आगे आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और बाकी 6 एग्रीगेट्स आज हम पढ़ेंगे। तो देखो जीडीपी एमपी मैंने आपको पहली क्लास में जीडीपी का मतलब समझाया था, एमपी एफसी का मैंने सेकंड क्लास में पढ़ाया था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार वो वीडियोस देख लो। तो जी का क्या मतलब होता है? जी का मतलब होता है ग्रॉस। और ग्रॉस का क्या मतलब होता है? ग्रॉस का मतलब होता है वो वैल्यू जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। ठीक है। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है कि हमारी लैंड है तो वो इनकम कहाँ काउंट होगी? डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। जिसकी लैंड होगी वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन की वैल्यू उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। ठीक है, ये मतलब होता है डोमेस्टिक का। पी का मतलब हमेशा प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये मैंने आपको रिविजन करवा दी है। आगे समझो, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी हो गया। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस और एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट। जब हमें बाकी के एग्रीगेट्स बनाने होते हैं तो हम इन्हीं से बनाते हैं। अब इनसे कैसे बनाते हैं? देखो, ये जो पहला वाला जी है इस जी को हम चेंज करके एन लिख देते हैं। ठीक है, इस टर्म की जगह हम एन लिख देते हैं और बाकी दोनों चीज़ें सेम रखते हैं, डी और पी। और एमपी और एफसी ये हर जगह काउंट होगा। मतलब कोई भी टर्मोलॉजी होती है वो दोनों एमपी और एफसी दोनों पे काउंट होती है। तो जीडीपी एक बार एमपी पे काउंट होगा और एक बार एफसी पे काउंट होगा। ठीक है, तो जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी एंड एनडीपी एफसी 4 एग्रीगेट हो गए। अब इस एन का मतलब क्या है? देखो, डी और पी, एमपी, एफसी सब सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? जी की जगह एन हो गया है। जी का मतलब होता है ग्रॉस और ये वाले एन का मतलब होता है नेट। ठीक है, अब नेट का क्या मतलब होता है? जब मैंने आपको ग्रॉस बताया था तो मैंने बताया था कि उसमें डेप्रिसिएशन हमेशा इंक्लूड होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है जिसकी ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें उसका डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, हटाया नहीं गया होता है। तो फिर वो वैल्यू क्या होती है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है? वो वैल्यू होती है नेट। ठीक है, तो ये एन डिनोट करता है नेट को। ठीक है, अब देखो ये 2 एग्रीगेट हो गए। अभी मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी, पहले आपको 8 एग्रीगेट्स में बता दूँ, फिर एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। ये हो गए 4। अब नेक्स्ट देखो, जीडीपी, जी ऐसे रहने दो, पी ऐसे रहने दो और ये बीच वाला जो डी है, सेकंड टर्म जो है हमारी, उसको चेंज करके एन कर दो। डी को भी एन करना है, पर ये एन नेट नहीं है। ये पहली टर्म में जब एन आता है तो वो होता है नेट, और जब दूसरी टर्म में एन आता है तो वो होता है नेशनल। क्यों? क्योंकि पहली टर्मोलॉजी हमें क्या दिखा रही है कि इनकम क्या है? डोमेस्टिक है, और दूसरी टर्मोलॉजी क्या दिखाएगी कि इनकम क्या है? नेशनल इनकम है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जो मेरी लैंड पे प्रोड्यूस हो रही है वो वैल्यू मेरी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, ये कहता है डोमेस्टिक। नेशनल क्या कहता है? नेशनल कहता है कि तुम कहीं भी प्रोड्यूस करो, ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सन, प्रोड्यूस करने वाला पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर वो पर्सन और वो कहीं भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो इनकम कंट्री की, इस कंट्री की, जिस कंट्री का वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा उस कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होगा। ये कहती है नेशनल इनकम। अभी हम और अच्छे से समझेंगे, पर ये ओवरव्यू था उसका। ठीक है, तो हम इस डोमेस्टिक की जगह जो हम चेंज करके नेशनल कर देंगे और इसको भी हम एन से डिनोट करेंगे। तो जी और पी सेम है, सिर्फ एन चेंज हुआ है। तो ये टर्म क्या बन गई? जी एन पी। और ये भी किस पे काउंट होगी? दोनों पे, एमपी पे भी और एफसी पे भी, मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी। लास्ट टर्म देखो, अब हमने एक बार एक चीज़ छोड़ी और एक चीज़ चेंज कर दी है ना। पहले फर्स्ट टर्म हमने चेंज करी, बाकी दोनों सेम रखी। फिर हमने सेकंड टर्म चेंज कर दी और बाकी दोनों सेम रखी। तो अब हम थर्ड में क्या करेंगे? दोनों टर्म चेंज कर देंगे। देखो, पी तो हमेशा पी रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी दोनों टर्म चेंज होती हैं, तो हमने ये दोनों टर्म चेंज कर दी, तो क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहला वाला एन क्या डिनोट करता है? नेट को डिनोट करता है। दूसरा वाला एन डिनोट करता है नेशनल को, और पी हमेशा डिनोट करता है प्रोडक्ट को। तो ये क्या टर्म बन गई? एन एन पी। ये भी किस पे काउंट होगी? दोनों पे, एमपी पे भी और एफसी पे भी। ठीक है, तो ये टोटल 8 एग्रीगेट। अब समझो एक एक टर्म का मतलब और एक एक टर्मोलॉजी का मतलब। देखो,
जब हम, चलो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो आ जाता है नेट। वैसे ग्रॉस में हमेशा डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूड होता है, लेकिन जब भी हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो वैल्यू हो जाती है नेट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था ना, वो क्या एग्जांपल था, वो एग्जांपल था कि आपके पास 20,000 का फ़ोन है और आप 1 साल के बाद उसको बेचने गए, तो आपको 20,000 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 1 साल में उस फ़ोन में कुछ डेप्रिसिएशन लग गया होगा, तो आपको उसकी वैल्यू काट के तब दी जाएगी और उस वैल्यू को बोलेंगे हम नेट वैल्यू। मान लो आपको 5,000 रुपये आपके फ़ोन के मिले 1 साल बाद, ठीक है, तो 5,000 जो मुझे मिले, 20,000 के 5,000, तो ये 15,000 क्या था, 15,000 जो मुझे नहीं मिले वो कहाँ गए, वो 15,000 मेरा डेप्रिसिएशन था। 15,000 डेप्रिसिएशन था। तो ये जो वैल्यू मेरी 5,000 आई, ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू तो ग्रॉस है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ये वैल्यू डेप्रिसिएशन है। और ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो आती है वैल्यू नेट। और मैंने एक और टर्म आपको बताई थी नेट के लिए, हमेशा फ़ायदा माइनस नुकसान इज इक्वल्स टू नेट। तो मेरा फ़ायदा क्या है, मतलब जो टोटल मैंने 20,000 का सामान देना है, माइनस मेरा नुकसान कितना है 15,000, और 5,000 मेरा नेट प्रॉफिट। मान लो हमेशा नेट ऐसे ही निकलता है, जितना भी टोटल है माइनस उसमें से नुकसान करेंगे तो हमारा नेट निकलेगा, ठीक है। अब देखो नेट समझ आ गया? अगर नहीं आया हो तो फिर से पूछ लेना एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो नेट का मतलब हमेशा होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आप वैल्यू लिख सकते हो, नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से आप 3 फॉर्मूले बना सकते हो। अगर आपसे ग्रॉस निकालने को बोले, आपको डेप्रिसिएशन निकालने को बोलो, आपको नेट निकालने को बोलो, तीनों इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब बाकी 2 वैल्यूज़ की वैल्यू पुट कर देना, तीसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ग्रॉस अगर हमें निकालना हो तो ग्रॉस नेट, और ये यहाँ माइनस का है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ग्रॉस माइनस नेट, है ना। डेप्रिसिएशन निकालना हो तो ग्रॉस, और नेट यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 फॉर्मूले बन गए आपके, समझ आ गया। देखो समझना ज़रूरी है, फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाएंगे। नेट का मतलब हमेशा क्या होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से मेरा नुकसान क्या है, डेप्रिसिएशन, है ना। मेरे पास जो टोटल वैल्यू थी वो थी 20,000 की एसेट वैल्यू, जो मेरे पास फ़ोन था, ठीक है। उसमें से मेरा नुकसान कितना हो गया, डेप्रिसिएशन का मेरा नुकसान हो गया, और उसको अगर मैं वैल्यू में से माइनस कर देती हूँ, अगर मैं डेप्रिसिएशन को वैल्यू में से माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, नेट आ जाता है। दिस इज़ नेट। डी और पी तो आपको पता ही होगा, डोमेस्टिक मतलब जो भी प्रोडक्शन मेरी लैंड पे प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोडक्शन की वैल्यू मैं अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट करूँगी। ये कहा जाता है किसी भी डोमेस्टिक इनकम के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। अब देखो एनडीपी समझ आ गया। एनडीपी एक बार एमपी पे निकलेगा और एक बार एफसी पे निकलेगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। थर्ड देखो जीएनपी कैसे निकलेगा। अब एन हमने चेंज नहीं किया, नहीं, यहाँ पे हमने एन चेंज किया था ना, हमने ग्रॉस का ग्रॉस रहने दिया, डी की जगह हमने एन बना दिया और इसको कर दिया पी। अब ये कैसे चेंज होगा, देखो तुम्हें मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ से ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, समझ आया। बाकी दोनों चीज़ें सेम है, ये सब सेम है ना। एमपी पे निकालना हो तो ये सब तो सेम है, तो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी। मेरे को क्या चेंज करना है, सिर्फ जी से एन पे जाना है मुझे, और जी से एन पे जाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये फॉर्मूले यूज़ करूँगी, ठीक है। ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो हमेशा हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अगर आपको नेट दे रखा है, आपको ग्रॉस पे जाना है तो हमेशा डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, इसलिए ये सब लिख लेना, ठीक है। अब देखो जी एन पी का क्या मतलब होता है, जी ग्रॉस, पी फॉर प्रोडक्ट, सेम रहेगा, ठीक है। एन का मतलब होता है नेशनल। मैंने आपको अभी बताया कि नेशनल का क्या मतलब है, कोई भी कंट्री ये कहती है कि अगर वो पर्सन, जो भी पर्सन उस प्रोडक्शन को कर रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज, पी यूज़ फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उस प्रोडक्शन को जो भी कर रहा है वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो इनकम हमेशा हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी, डोमेस्टिक में काउंट नहीं होगी। क्योंकि डोमेस्टिक क्या कहता है, तुम कोई भी हो,
तुम कोई भी हो, लेकिन अगर तुम मेरी लैंड पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम्हारी इनकम मैं अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट करूँगा, ठीक है। उस प्रोडक्शन की वैल्यू हमेशा मेरी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। लेकिन नेशनल क्या बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं भी प्रोड्यूस करो, लैंड किसी की भी हो, लेकिन अगर मेरा नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी इनकम, जो भी उसकी वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट की, सर्विस की, गुड्स और सर्विस की, वो मैं अपनी नेशनल इनकम में काउंट करूँगा। ये बोलता है नेशनल। अब ये चेंज कैसे होगा, देखो ये चेंज करने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं, वो है फैक्टर इनकम। अब देखो फैक्टर इनकम तो मैंने आपको बताया हुआ है, जिसको नहीं पता यार एक बार देख लो, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती, ठीक है। देखो GNP निकालना है ना हमको। एन जब भी डोमेस्टिक से चेंज होता है तो डोमेस्टिक में हमेशा वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं जो हमारी लैंड में, उसमें क्या ऐड कर देंगे कि हमारा नेशनल इनकम आ जाए। अब यहाँ के कुछ लोग बाहर जाते हैं, है ना, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो वहीं बस जाएंगे और वहीं के रेजिडेंट हो जाएंगे। कुछ लोग बाहर जाते हैं, उन लोगों की इनकम, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम बाहर से ही जाओ, बाहर से ही लेके आओ। ये मतलब है कि वो इनकम कहीं से भी आए, कहीं से भी प्रोड्यूस हो, अगर वो इनकम जनरेट करने वाला पर्सन यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो इनकम यहाँ की नेशनल इनकम में काउंट होगी। वो कैसे, देखो जैसे कि आप हो, कोई भी फॉरेन से अगर आपका बिजनेस चल रहा है, यहीं भी बैठे हो आप, फॉरेन से आपका बिजनेस चल रहा है, पेमेंट वहाँ से आ रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है जो भी यहाँ की वहाँ से, उसका क्या मतलब है कि वो जो इनकम है वो वहाँ की इनकम है ना, वहाँ से इनकम आ रही है, लेकिन कमा कौन रहा है, यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट। तो फिर इसका मतलब वो इनकम मेरी नेशनल इनकम में काउंट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहर जाके कमा रहा हो। हाँ, एक अब नॉर्मल रेजिडेंट की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। देखो तो इसमें हम ऐड कर देते हैं उन लोग की इनकम जो भी बाहर से कमा रहे हैं, है ना, जो भी बाहर से कमा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी लैंड तो नहीं है, डोमेस्टिक में तो हमने सारी अपनी लैंड की इनकम ले ली, लेकिन जो इनकम हमारी लैंड से बाहर हो रही है और हमारी कंट्री का आदमी कर रहा है, वो इनकम कहाँ जाएगी, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं NFIA। अगेन नेट, हमेशा जब भी पहले N आता है वो हमेशा डिनोट करता है नेट को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। फैक्टर मैंने आपको बताया हुआ है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर होते हैं, उनकी इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्यों, क्योंकि वो अब्रोड की लैंड हमारी नहीं है, इसलिए उसको अब्रोड बोला जाता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल रेजिडेंट की मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ। नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो कि किसी भी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और उनका इकोनॉमिक व्यू पॉइंट, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या व्यू पॉइंट उसी कंट्री में लाई करता है। अब इसका क्या मतलब है, ये बात तो समझ आ गई होगी। मोर देन 1 ईयर आपको वहीं रहना है, ठीक है। वो जो पर्सन 1 साल से ज़्यादा कहीं भी रह रहा हो और एंड his economic interest also lies in that country, वो पर्सन होता है नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, इतना तो समझ आ गया होगा। जो भी पर्सन 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रहता है वो प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं लाई कर रहा हो। जैसे मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया में 1 साल से बहुत साल से हूँ, मतलब 1 साल से बहुत ज़्यादा साल से हूँ मैं, तो 1 साल ज़्यादा हूँ मैं, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन है कि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं लाई कर रहा है, मतलब मैं यहीं कमा रही हूँ, यहीं खा रही हूँ, यहीं खर्च कर रही हूँ, मुझे कहीं और पैसे नहीं देने, मतलब मेरा कहीं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कहीं और किसी और कंट्री को पैसे दूं ताकि वो कंट्री डेवलप हो या वहाँ पे कोई पर्सन हो जो यहाँ का नहीं है वो डेवलप्ड हो। ऐसा मेरा कोई भी फोकस नहीं है, मेरा फोकस इंडिया में ही है, इंडिया के लोगों से है, इसलिए मैं यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं लाइक कर रहा है, ठीक है। मुझे यहीं से कमाना है और यहीं पर खर्च करना है, दोनों चीज़ें मुझे यहीं करनी है, इसलिए मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं लाइक कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हो गई, ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजनशिप में एक डिफरेंस होता है। मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, है ना, तो मैं यहीं की सिटीज़न हो गई, ठीक है। आप कहीं मान लो कि मतलब कोई तीसरा पर्सन है जो कि अमेरिका में जो है बॉर्न हुआ है, बॉर्न बॉटअप, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर मैं मान लो कि अगर US चली गई और कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ अर्न कर रही हूँ अच्छा खासा, उसके बाद मैंने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर दिया, तो मैं एक टाइम पे 2 जगह की सिटीज़न हो सकती हूँ अगर उन लोगों ने अप्रूव कर दिया तो,
ठीक है, तो वहाँ की सिटीजनशिप है, मिल गई मुझे, और यहाँ की तो सिटीजनशिप ऑलरेडी है। तो मैं एक टाइम पे 2 जगह की सिटीज़न हो सकती हूँ, लेकिन मैं एक टाइम पे 2 जगह की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकती। समझ आया? इसलिए हमेशा नॉर्मल रेजिडेंट यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही साल में 2 जगह कैसे रह सकती हूँ बताओ? मोर देन 1 ईयर मुझे उसी कंट्री में रहना है ना। अब मैं इस साल अगर इस कंट्री में रही हूँ तो मैं इस साल उस कंट्री में थोड़ी ना रह सकती हूँ, तो मैं यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हो गई। और दूसरी कंडीशन, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में लाई करना चाहिए। ये होती है डेफिनेशन नॉर्मल रेजिडेंट की। तो जो भी नॉर्मल, ये वाले जो लोग हैं नॉर्मल रेजिडेंट, ये वाले जो लोग जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है और जो 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रह रहे हैं, वो होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये लोग जो भी कमा रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा। ये वाला जो एन है इसमें काउंट होगा। ठीक है, अब ये एन तक जाने के लिए क्या करना है? डोमेस्टिक प्लस NFI है। तो ये लोग बाहर से भी कमा सकते हैं, है ना, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने ही रह के आ गए हों वहाँ, है ना, 7 महीने रह के आ गए हों, 8 महीने रह के आ गए हों, 1 साल नहीं रहे हो, तो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुए, है ना। यहाँ के हुए क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई कर रहा है, उनको वापस इंडिया ही आना है ना। इंडियन है, वो इंडिया में ही कुछ शुरू करना चाहते हैं। उनका सेटलमेंट का वहाँ पे कोई भी मतलब ख्याल नहीं है उनका कि हम वहीं सेटल हो जाएं, ऐसा कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया में लाई कर रहा है तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। वो भले ही बाहर अर्न कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनकी जो भी इनकम होगी वो इनकम यहाँ इंडिया में काउंट होगी नेशनल इनकम में। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये समझ आ गया नॉर्मल रेजिडेंट। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझो क्या होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, NFI है। देखो, नेट का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फ़ायदा माइनस नुकसान, वो मैं भी बताती हूँ। फैक्टर इनकम का क्या मतलब होता है? जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स बताए थे मैंने 4 तरीके के होते हैं। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और इन चारों की इनकम भी, कॉस्ट मैंने बताई थी, वही इनकम भी होती है। लैंड अगर है आपके पास तो आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, चाहे आप खुद यूज़ करो। आप अगर खुद यूज़ कर रहे हो किसी और की लैंड तो आपको रेंट देना पड़ेगा, और अगर आपकी लैंड है तो आपको क्या मिलेगा? रेंट। तो आपकी इनकम क्या होगी? रेंट। अगर आप लेबर हो तो आपकी इनकम क्या होगी? वेजेस या सैलरी। अगर आप किसी को कैपिटल दे रहे हो तो आप क्या उस पर अर्न करोगे? इंटरेस्ट अर्न करोगे। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो आप अर्न करोगे प्रॉफिट। तो ये चारों चीज़ें क्या हो गई ना, फैक्टर इनकम। हमेशा ये याद रखना कि जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं या डोमेस्टिक इनकम काउंट करते हैं, हम कभी भी यूनिलेटरल को ऐड नहीं करते, हमेशा हम फैक्टर इनकम ऐड करते हैं। फैक्टर इनकम का मतलब जो भी इनकम 2 साइडेड है, यूनिलेटरल का मतलब 1 साइडेड। 1 साइडेड क्या होती है? एक तरफ से दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा, वो होती है यूनिलेटरल। और ये जो होती है जिनका 2 ट्रांजेक्शन होता है, मैं लैंड दे रही हूँ उसके बदले में रेंट ले रही हूँ, है ना, कुछ फ्री में नहीं है यहाँ पे, कुछ दोगे तो कुछ लोगे, दैट इज़ फैक्टर इनकम। तो हम हमेशा फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम समझ आ गया? ये चारों क्या है? फैक्टर इनकम है। फ्रॉम अब्रॉड, अब देखो जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं, यहीं से अर्न कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी डोमेस्टिक में आ गए, है ना। लेकिन जो लोग बाहर हैं और नॉर्मल रेजिडेंट हैं, अर्न कर रहे हैं, उनकी इनकम कहाँ? उनकी इनकम तो यहाँ नहीं काउंट हुई। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक में क्या होता है, लैंड जो है, हमारी जो लैंड है उस पर जो इनकम काउंट होगी। अब्रॉड हमारी लैंड थोड़ी है, लेकिन वहाँ पे इनकम तो जनरेट हो रही है ना हमारे थ्रू, तो वो इनकम हम ऐड करेंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ये मतलब होता है कि फैक्टर इनकम जो भी हमें बाहर से मिल रही है, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी इनकम हमें बाहर से मिल रही है क्योंकि हम लोग जनरेट कर रहे हैं, उसको हम ऐड करेंगे और क्या माइनस करेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, डोमेस्टिक में जो हमने ऐड किया है, डोमेस्टिक में हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, चाहे तुम कोई भी हो, अगर मेरी लैंड पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो इनकम मेरी है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका इंटरेस्ट बाहर लाई कर रहे हैं, वो है फॉरेनर, वो वहाँ जाने की सोच रहे हैं या वहाँ सेटलमेंट हो रही है उनकी, या वो वहाँ के हैं
तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई कर रहा है और वो नॉर्मल रेजिडेंट भी वहीं के हैं, 6-7 महीने के लिए यहाँ हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमने उसको अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी लैंड यूज़ करी थी, इसलिए हमने अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट कर दिया। लेकिन नेशनल जब हम काउंट करते हैं तो नेशनल में हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड करते हैं। तो वो लोग जब अपनी नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो वो लोग यहाँ के नेशन में जो लोग हैं उनके जो भी नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ पे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनकी इनकम में काउंट होगा, तो हम उसको नहीं काउंट कर सकते, है ना। एक इनकम या तो इस कंट्री की हो सकती है या उस कंट्री की हो सकती है, दोनों की नहीं हो सकती है ना, वरना ये खराब मतलब ये 200 हो जाएगा। मतलब अगर मान लो कि मैं 100 रुपये यहाँ कमा रही हूँ तो यहाँ के 100 रुपये हुए, अब मैं इस 100 को वहाँ भी काउंट कर दूँगी तो ये टोटल मिला के 200 हो जाएंगे, मतलब ये गलत हो जाएगा, है ना, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए हम एक जगह की इनकम एक ही जगह ऐड करते हैं। तो अगर हम नेशनल निकाल रहे हैं तो हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे। और मैंने आपको बताया था नेट हमेशा क्या होता है, फ़ायदा माइनस नुकसान। ये मेरा फ़ायदा है जो मुझे अब्रॉड से मिल रहा है, माइनस मेरा नुकसान जो मैं अब्रॉड को दे रही हूँ, है ना, जो मेरी लैंड से प्रोड्यूस होकर वहाँ जा रहा है। ठीक है, तो नेट NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों चीज़ें, यही फैक्टर इनकम है ना, ये चारों चीज़ें जो हम बाहर से ले रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट बाहर से ले रहा है वो काउंट करोगे, और जो हम यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट बाहर के नॉर्मल रेजिडेंट को दे रहे हैं वो हम टू अब्रॉड में करेंगे। फ्रॉम और टू में डिफरेंस पता है ना, ठीक है। ये डिफरेंस होता है नेशनल और डोमेस्टिक में। समझ आया? अगर नहीं आया तो एक बार वापस देख लो और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। वैसे आ जाना चाहिए और आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आएगी ये चीज़ें समझ, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, ये समझ आ गया आपको। हमने कितने कर लिया, हमने GDP कर लिया था हमने MP और FC पे, दूसरा हमने कर लिया NDP MP और FC पे, तीसरा हमने कर लिया GNP सेम MP और FC का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, N90 माइनस कर दो MP में से तो FC आ जाता है, और FC में प्लस कर दो तो MP आ जाता है। वही करना है, दोनों को वैसे काउंट करना है, ठीक है। अब चौथा देखो, मतलब जो लास्ट 2 पेयर्स हैं उनको देखो। वो लास्ट 2 पेयर्स कौन कौन से हैं, NNP है ना, NNP MP FC जो भी मान लो, यूजुअली FC पे काउंट होता है NNP हमेशा, ठीक है। अब देखो NNP, जब हमें G से N पे जाना है तो हम पहले क्या करेंगे, अगर मुझे GDP से निकालना, MP FC हटा देते हैं अभी हम, ठीक है। मान लो आपके पास GDP है और आपको NNP निकालना है, तो आप क्या करोगे, GDP आपके पास है तो पहले G को N बनाओगे। G को N बनाने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये अब ये वैल्यू क्या बन गई, NDP, क्योंकि मैंने D वाला तो भी पोर्शन चेंज ही नहीं किया, ये पोर्शन बन गया मेरा NDP। अब NDP को चेंज करो NNP में, NP तो सेम है, सिर्फ बीच का चेंज करना है। तो डोमेस्टिक में से क्या करना है आपको, डोमेस्टिक में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, NFIA जो अभी बताया आपको, ठीक है। ये वैल्यू अगर आपको दी होंगी तो आप पुट कर देना, नहीं दी होंगी तो निकाल लेना। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं इजीली और बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये NNP मेरा कैसे आएगा, GDP में से मैं जब डेप्रिसिएशन माइनस करूँगी और NFIA ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा NNP, ठीक है। N और ये पहला वाला N हमेशा नेट होता है और दूसरा वाला N हमेशा नेशनल को डिनोट करता है, और P हमेशा प्रोडक्ट ही रहता है। और ये भी किस पे काउंट होगा, MP और FC दोनों। दिस इज टोटल 8 एग्रीगेट्स। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो यार अगेन पूछ लो, ठीक है। इसके बाद हम जो है इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम आगे वाली प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी इनकम निकालना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम बड़े वाले जो हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे जो भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार रिवीजन हमेशा करते रहो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। बाय बाय।